हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज, जिसमें हम आपको वन शॉट करा रहे हैं डिफरेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स, और आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो आज मैं कौन सा चैप्टर लेकर आ गई हूं? आज मैं लेकर आ गई हूं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक साथ पढ़ते हैं। राइट, ये मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जब वन शॉट लिया था, कि ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, वो कहलाती है आपकी ब्रीदिंग। हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और CO2 को निकाल रहे हैं, तो ये कहलाती है ब्रीदिंग। क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये तो मैंने आपको बताया ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट? रेस्पिरेशन, जो आपने ऑक्सीजन ली है, मैंने एक टर्म वहां पे आपको बताई थी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आपको याद हो तो ब्रीदिंग में तो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं? जो हमने ऑक्सीजन ली है वो किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज जो बॉडी की हैं उसके लिए एनर्जी ले सकें। तो ये सारा आ जाता है आपका रेस्पिरेशन में। और कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं बॉडी में, प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 क्लास 11 बायोलॉजी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। राइट, all of us breathe to live, but why is breathing is so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms including plants and microbes breathe? If so, how? All living organisms need energy for carrying out daily activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि क्यों जरूरी है ब्रीथ करना? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं? यस, ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन से ब्रीथ कर रहे होते हैं। राइट, ये मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। और ये ब्रीदिंग की या रेस्पिरेशन की हमें जरूरत क्यों होती है स्टूडेंट? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज करनी होती है, जैसा कि बताया गया है। क्या क्या? एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ब्रीदिंग, इन सभी चीजों के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं बॉडी में, देन उससे अपने जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, जो फूड आप खा रहे होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना होता है, उससे एनर्जी रिलीज करनी होती है। इसीलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। राइट, where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How this energy utilized? Do all foods give the same amount of energy? Do plant eat? Where do plant get their energy from? And microorganism for their energy requirements, do they eat food? तो यहाँ पे पहले एनसीईआरटी में इनिशियली अभी इस पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया। फिर ये पूछ रहे हैं जो हम फूड ले रहे हैं उससे हम कैसे एनर्जी डिराइव करते हैं, ये हम साइकिल्स पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस मैंने बताया आपको, ETS क्रेब्स साइकिल, कैसे एनर्जी आपकी डिराइव होती है प्लांट में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। राइट, तो देखो, you may wonder at several questions raised above. They may have seemed to be very connected, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happen. तो ये बता रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने पूछे हैं वो इंटरकनेक्टेड है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अपने आप में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, तो जब तक ऑक्सीजन ही नहीं लेंगे तो आप उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? फूड के ब्रेकडाउन के लिए तो आपको एनर्जी लेनी होती है वहां पे। राइट, तो यही सारी चीजें, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, वही बताया गया है अभी तक। देन
All the energy required for life processes is obtained by oxidation of same macromolecule that we call food. All the energy required for life processes is obtained by oxidation of same macromolecule called food. जब हम फूड का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो जो एनर्जी हमारे पास हम लेते हैं, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने बताया, वही सारी चीजें इसमें इंक्लूड कही गई हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए होगी ना, राइट। ओनली ग्रीन प्लांट्स cyanobacteria can prepare their food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrate like glucose, sucrose and starch. तो जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरियाज हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये अपने फूड खुद बना रहे होते हैं और अपनी एनर्जी डिराइव कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे इन लाइनों में बताया गया है। ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, आपको लाइन बाय लाइन समझना बनता है ताकि कोई भी लाइन उठा के आपसे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, राइट। तो समझो, एक एक लाइन का मतलब समझो, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपको रिवाइज करना, लिख के देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं, राइट। We must remember that in green plant too, not all cells, tissue, organs, photosynthesis, only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis. तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने की आपको जरूरत है कि जिन सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं शो कर रहे होते प्लांट में, जिन सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेल फोटोसिंथेसिस शो कर रहे होते हैं। और यहाँ से आपसे असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लिखा हुआ है कि सुपरफिशियल लेयर पे ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में ऐसे बोल दिया जाए कि डीप डाउन प्रेजेंट होते हैं, इंटरनली प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो वो चीज आप नहीं टिक करके आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बताया कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में, राइट। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल other organs, tissue, cells that are non-green need food for oxidation. Hence food has to be translocated to all non-green plants. तो जो मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स के पास ग्रीन पार्ट्स जो होता है प्लांट का, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो हेल्प करता है उनका फोटोसिंथेसिस में, राइट। तो और जो नॉन ग्रीन पार्ट हुआ उसमें कैसे आपका फूड ट्रांसपोर्ट होगा या कैसे एनर्जी वो लेंगे, राइट। तो वो ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है। ट्रांसलोकेशन आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसलोकेटेड मींस लॉन्ग डिस्टेंस बेसिस पे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। तो ये भी यहाँ पे लाइन बोली गई है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। आपको ऑलरेडी ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना फूड कहां से डिराइव कर रहे होते हैं, वो प्लांट से ले रहे होते हैं, राइट। Saprophytes like fungi depend on dead and decaying matter. What is important to recognize is that ultimately all food that is required for their life processes come from photosynthesis. तो जो saprophytic fungi होती हैं आपकी, वो कहां से ले रही होती हैं अपना फूड, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। एंड अल्टीमेटली जो यहाँ पे बताया गया है कि जो सारा फूड है वो किसके थ्रू आपका बन रहा है, लाइफ प्रोसेसेस की एनर्जी के लिए जो भी एनर्जी चाहिए हो रही है वो कैसे बन पा रही है, वो बन पा रही है फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पे ये बताया हुआ है, राइट। दिस चैप्टर डील विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको एक टर्म बताई थी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वही बात करी गई है कि जो ये चैप्टर है ये डील करेगा आपका किससे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, राइट। और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि जो ये सारा चैप्टर है जो भी ब्रेकडाउन, आप रेस्पिरेशन से ब्रेकडाउन समझ लीजिए कि ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम मैक्रोमोलिक्यूल का ऑक्सीजन का यूज करके, O2 का एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। तो वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है O2 का यूटिलाइजेशन करके, कि किस तरीके से हम एटीपी को ही यूज कर रहे होते हैं एज अ एनर्जी करेंसी इन प्लांट्स। तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। Photosynthesis of course takes place within chloroplast.
whereas breakdown of complex molecules to yield energy takes place in cytoplasm in the mitochondria। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो तो कहाँ हो रहा होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट में, बट जो आपका ब्रेकडाउन हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का वो हो रहा होता है आपका साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद करो ग्लाइकोलिसिस किधर हो रहा था, साइटोप्लाज्म में होता है, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में अदर फंक्शंस हो रहे होते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। वही सारी बातें अभी पूरा एनसीईआरटी में ये जितने भी पैराग्राफ्स दिए गए हैं सारी यही बातें बताई जा रही हैं कि कैसे हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली चीजों को बोला गया है कि एनर्जी कैसे ले रहे हैं, कैसे एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं, या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, किस लिए, ताकि हम एनर्जी डिराइव कर सकें ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से। उसे ही कहा गया है रेस्पिरेशन, यहाँ पे बताया गया है, राइट। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जिन कंपाउंड्स का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनको कहा जाएगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, राइट। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं या फिर आप प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन होगा तो यही कहलाएंगे क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपके, राइट। Even organic acid can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions. During oxidation within cells, all the energy obtained in respiratory substrate is not released free into the cells or in a single step। मतलब कि जो भी हम ये कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, फैट का हो, प्रोटीन का हो, ये आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस है। या और ये जो भी एनर्जी ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही एनर्जी ले लेंगे, एनर्जी भी हम एक साथ ही सारी यूटिलाइज कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो वो हम मल्टी स्टेप के थ्रू ये चीजें कर रहे होते हैं। लिखा हुआ है कि सिंगल स्टेप में ये चीजें नहीं हो रही होती हैं, तभी तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी साइकिल है, ईटीएस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया आपका, राइट, और आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया, राइट। It is released in a series of slow stepwise reaction controlled by enzymes. It is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but used to synthesize ATP, which is broken down whenever needs to be utilized. Hence, ATP act as an energy currency of the cells. तो वही सारी बातें हैं, घूम फिरा के पूरा तोड़ मड़ोड़ के बहुत सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी करेंसी ले रहे हैं, क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पूरे पैराग्राफ में अभी तक जब से हमने शुरू करा है वही सारी बातें कही जा रही हैं कि सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता और एनर्जी को हम ऐसे स्लो प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि एक साथ सारी एनर्जी ले लें, तो वो सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज utilized in various energy requiring process of the organism. The carbon skeletal produced during respiration used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cells। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? डू प्लांट ब्रीथ? Well, the answer to this question is not quite direct. Yes, plant require O2 for respiration to occur, also to give out CO2. Hence, plants have system in place to ensure availability of O2. Plants, unlike animals, have no special organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, लेंटिसेल्स पढ़ाए थे, आपको स्टोमेटा पढ़ाए थे। तो प्लांट्स के पास ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते एनिमल की तरह, लेकिन वो रेस्पायर कर रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डू प्लांट ब्रीथ, तो वही बताया गया है कि लेंटिसेल्स स्टोमेटा की हेल्प से वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, राइट। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन get along without respiratory organ. First, each plant part take care of its own exchange needs. मतलब क्या है
कि यहाँ पे कहा गया है कि क्यों प्लांट्स के पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि इसके 3 रीजन बताए गए हैं एनसीईआरटी में। पहला ये बताया गया है क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो अपनी खुद टेक केयर कर लेते हैं अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स की, यहाँ पे फर्स्ट बताया गया। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है वो लिटिल अमाउंट में होता है, तो उनको ऐसे एज सच स्पेसिफिक ऑर्गन्स की नीड नहीं होती है। सेकंड, द प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज, उनके पास कोई सेकंड रीजन इसका ये है कि ग्रेट डिमांड नहीं हो रही होती है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज करें, राइट। देन रूट स्टेम्स लीव्स रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू, तो जो आपकी रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, वो कम रेट, रूट स्टेम्स एंड आपकी जो लीव्स होती है उनका रेस्पिरेशन कंपैरेटिवली एनिमल्स की कंपैरिजन में आप देखें तो कम होता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि क्यों स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते प्लांट में। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज and each leaf as well as adapted to take care of its own need during these periods। तो ये बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तब जरूरत होती है आपके प्लांट में ज्यादा आपके गैसियस एक्सचेंज की, वहां पे कौन रोल प्ले कर लेता है, वहां पे जो लीव्स होती हैं वो हेल्प कर रही होती है इन सारे प्रोसेस में, क्योंकि लीव्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि उनके पास स्टोमेटा होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, राइट। देन when cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cells। तो जो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो वहां पे O2 प्रेजेंट होती है सेल्स में, वही बताया गया है। तो O2 की डिमांड इतना इनमें ये नहीं है कि होना चाहिए, क्योंकि विद इन द सेल्स वो रिलीज हो रही होती है। थर्ड रीजन क्या बताया गया है? थर्ड रीजन आपको बताया गया है, गिव मी अ मिनट। थर्ड रीजन जो है, the distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great, यानी कि जो डिस्टेंस वाइज भी आप देखें तो इतना इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही होती है, थ्रू डिफ्यूजन ये अपना गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये बताया गया है। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट close to the surface of plant. This is true for leaves, you may ask, but what about thick woody stems and roots? In stem, the living cells are organized in thin layer inside. Beneath the bark, they also have the openings, lenticels। तो यहाँ पे भाई अभी lenticels और हम किसकी बात कर रहे थे? हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे। तो लीव्स में तो आपका स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, राइट। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो ये नॉन ग्रीन पार्ट्स हो गए या वुडी और बार्क वाले पार्ट्स हो गए, वहां पे कैसा आपका ट्रांसपोर्ट होगा? वहां पे आपका ट्रांसपोर्ट होगा माय डियर स्टूडेंट थ्रू लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के थ्रू वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, राइट। द सेल्स इन द इंटीरियर पार्ट्स आर डेड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं प्लांट को, तो यही सब यहाँ पे बताया गया है, राइट। Thus, most cells of the plant have at least part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in the leaves, stems, root, which provide interconnected network of air spaces। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये सारी चीजें को-रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पैरेनकाइमेटियस सेल्स हैं वो भी हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको स्पेसिस, नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसिस, जिससे कि ये हमारा गैसियस एक्सचेंज हेल्प हो रहा होता है और इजीली होता है, राइट। देन द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O एज द एंड प्रोडक्ट्स यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट एट हीट। तो यहाँ पे देखो, जो कंप्लीट कंबशन अगर ग्लूकोज का होगा C6H12O6 प्लस 6 CO2, हमारा क्या हमें मिल रहा होगा? 6 CO2 मिल रहे होंगे, वाटर मिल रहा होगा और आपकी एनर्जी मिल रही होगी। वही ये सारी रिएक्शंस में आपको दिखाया गया है, देख सकते हो आप कि C6H12O2 का कंबशन होगा ग्लूकोज का, तो क्या मिलेगा? आपका मिलेगा 6 CO2 प्लस 6 वाटर और आपकी एनर्जी, राइट। चलिए, if this energy to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize their own molecule that
द सेल रेस्पायर। तो यही जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है इसको हम यूज करते हैं राइट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। Thus, strategy that the plant cell uses this to catabolize glucose molecule in such a way that not all liberated energy goes out at heat. The key is to oxidize glucose not in one step but the several small steps, enabling some steps to be just large enough such that energy released can be coupled into ATP. How this done? Essentially the story of respiration। फिर से वही बात कि जो भी ये कंबशन हो रहा है हमारा ग्लूकोज का, आइदर इज कंप्लीट और पार्शियल, अभी देखेंगे डिफरेंट जो हमारे प्रोसेसेस हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये एक सिंपल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, सेवरल मल्टीपल स्टेप्स इसमें लगते हैं। वही सारी बातें अभी बताई हैं, थोड़ी देर पहले भी हम पैराग्राफ्स में यही डिस्कस कर रहे थे। तो एनसीईआरटी इतनी भी कोई हार्ड नहीं है, अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पैराग्राफ्स में ही सिमिलर बातों को अलग तरीके से बताया जाता है राइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट। वही हमने देखा कि जब कंबशन हो रहा था ग्लूकोज का, ऑक्सीजन हम ले रहे थे तो उसके साथ कंबशन हो रहा था, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा था, CO2 आ रहा था, वाटर आ रहा था और एनर्जी आ रही थी। वही बात यहाँ पे बताई गई है। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वही बोला मैंने, but some cells live where oxygen may or may not be available. Can you think of such situations where O2 is not available? There are sufficient reason to believe that the first cells on this planet lived in atmosphere that lacked oxygen. Even among present day living organisms, we know several that are adapted to anaerobic condition। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या वहां पे भी ये सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी, क्योंकि इनिशियली आपका ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। तो जो ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ते हैं उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वहां पे हम ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो यस होती हैं ये चीजें, वही बताया गया है कि जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी तो क्या आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे कि एटीपी का यूटिलाइजेशन, जो भी चीजें हैं। तो वो सारे स्टेप्स हम ग्लाइकोलिसिस में समझेंगे कि कैसे विदाउट ऑक्सीजन ये सारी स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कैसे हम एटीपी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए राइट। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब while in other the requirement for anaerobic condition is obligate। तो कुछ होते हैं फैकल्टेटिव और कुछ होते हैं ऑब्लिगेट। किसी में बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी होती है कि जो रह ही नहीं सकते आपके ऑक्सीजन के बिना, और कुछ विदाउट ऑक्सीजन भी अपना काम चला लेते हैं। वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इन केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्टेन एंजाइमेटिक मशीनरी टू पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज with the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। वही बताया गया है कि जो हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का, क्या बोला गया है कि इन एनी केस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्टेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज with the help of oxygen, without बोला गया, without the help of oxygen this breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। तो हम ग्लूकोज ले रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन हमें करना है। हमने बोला कि वहां पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ग्लाइकोलिसिस में आपका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका, ग्लूकोज का, विदाउट ऑक्सीजन, और ये सेवरल स्टेप में प्रोसेस हो रहा होता है, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। वही सारी बातें बताई गई हैं और जो भी स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे किस तरीके से वो चीजें आपकी हो रही हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस ये चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है यहाँ पे और साइकिल्स हैं बहुत सारी। तो आप ट्राई करें कि ध्यान से चीजें सुने, लिखें, लिख कर ये चीजें याद रखें, बट पढ़ना तो है ही आपको ये चैप्टर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं राइट। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। इधर से देखो कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो टर्म कहाँ से, वो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड है ये, ग्लाइकोस से हुआ है जिसका मतलब है शुगर, और लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो हम ग्लूकोज की यहाँ पे या फिर शुगर की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। कैसे स्प्लिटिंग हो रही है आइए देखते हैं। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्टाव एवेंडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्मस।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ईएमपी पाथवे। तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, ईएमपी पाथवे क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि एमडन, मेयरहॉफ एंड आपका पर्नस, इन लोगों ने इसको डिराइव किया गया था, ये लेकर आए थे स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोल रहे होते हैं, राइट। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस फॉर रेस्पिरेशन। जो हमारे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, यानी कि मैंने बोला कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का विदाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये एनारोबिक हुआ। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये ओनली प्रोसेस होता है, किसके लिए, आपके रेस्पिरेशन के लिए, राइट। द ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल present in all living organism. In this process, glucose undergo partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. In plants, this glucose derived from sucrose, which is in the end product of photosynthesis. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, भी बताया, वही पैराग्राफ में बोला गया है कि पार्शियल ब्रेकडाउन है, विदाउट आपका ऑक्सीजन है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना रहे हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड हमारा ग्लूकोज होता है, उसको हम 2 ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, राइट। और ये बोल रहे हैं कि जो हम ये शुगर ले रहे हैं या फिर जो ग्लूकोज ले रहे हैं, ये आपकी कहाँ से आ रही है, ये आपकी आ रही है स्टार्च के ब्रेकडाउन से, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस में। वही बोला गया है कि विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम जो ये ग्लूकोज ले रहे हैं डिराइव कर रहे हैं स्टार्च से, राइट। और फ्रॉम द, गिव मी अ मिनट, ये भी समझेंगे सारा। और फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। पहले हम ना लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, फिर पूरा प्रोसेस समझ लेंगे, ताकि आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझ में आ सके और डायग्राम की हेल्प से आप सारा देख सकें। एक बार देख लेते हैं कितनी हमारी स्लाइड्स ग्लाइकोलिसिस को कवर कर रही हैं, देन फिर हम कवर करते हैं ये सारी चीजें, राइट। तो चलो जल्दी से ये स्लाइड समझ लेते हैं कि क्या क्या बोला गया है इनमें। देखो, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। दीज 2 मोनोसैकेराइड्स रेडली एंटर इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सुक्रोज था वो एंड प्रोडक्ट था आपका किसका, आपका फोटोसिंथेसिस का। तो इस सुक्रोज को भी तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज हम किस एंजाइम का यहाँ पे यूज करते हैं, आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। इन्वर्टेज एंजाइम है, उसकी हेल्प से हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं सुक्रोज का। तो हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज का हम यूज कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। वही यहाँ पे बताया गया है, राइट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो ये जो सारा प्रोसेस है कि जो हम ये सारे स्टेप्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन की ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, राइट। हमने सुक्रोज का ब्रेकडाउन कर लिया, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ गया। ग्लूकोज से हम ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट बना रहे हैं, वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ हेक्सोकाइनेज से, राइट। देन this phosphorylated form of glucose is then isomerized into to produce fructose 6-phosphate। तो ये हमारा जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आया ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म of glucose and fructose are same. The various steps of glycolysis depicted in figure 12.1। तो ये सारी जो फिगर है इसको अभी हम समझेंगे कि कैसे कैसे आपका ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कैसे आइसोमराइजेशन हो रहा है, वो सारी बातें अभी हम समझेंगे। इन ग्लाइकोलिसिस a chain of 10 reaction under control of different enzyme takes place to produce pyruvate from the glucose। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization and synthesis of ATP और NADH takes place। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारा ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज का हो गया, तो हम ये एंड में बोला जा रहा है कि आप ATP का डेरिवेशन भी देखिए कि कहाँ पे डिराइव हो रही है, कहाँ पे ATP रिलीज हो रही है। जो ये आप 10 स्टेप प्रोसेस है, इसमें ये चीजें आप ध्यान रखिए। तो ये बता रही है NCERT। देन
ATP is utilized at two steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second is conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ATP है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ATP का, जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किस में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और आपका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जब कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में, 1,6-बिसफॉस्फेट में, वहां पे आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, एटीपी का, राइट। द फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde जिसको हम PGAL भी बोलते हैं। तो आपका जो फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है, अभी शायद आपको चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, जब स्टेप वाइज मैं ये डायग्राम में समझाऊंगी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate स्प्लिट हो रहा होता है किस में, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में, and dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde, that is PGAL. We find that there is one step where NADH plus is formed from NAD. This is when the 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-bisphosphoglycerol. अब ये कह रहे हैं कि हमने ये भी देखा कि NADH भी फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, कौन से स्टेप पे, माय डियर स्टूडेंट ये सारे स्टेप्स याद रखेगी, कहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही एनसीईआरटी की लाइनों में छुपा हुआ है, लिखा हुआ है, ये आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका NADH जो फॉर्म हो रहा है NAD से, वो कहाँ पे फॉर्म होता है, जब आपका 3-phosphoglyceride कन्वर्ट हो रहा, 3-phosphoglyceraldehyde कन्वर्ट हो रहा होता है 1,3-bisphosphoglyceraldehyde से, glycerate से। The two redox equivalent are removed from PGAL and transferred to molecule of NAD plus. The PGAL is oxidized with इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू बीपीजीए, वही सारी चीजें बताई हुई हैं। द कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए टू 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP. तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, जो ये कन्वर्जन है, इन्हीं की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, या फिर इनिशियली आपका यूटिलाइजेशन होता है, फिर इसी एनर्जी को हम ट्रैप्ड कर रहे होते हैं किस में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वही सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे पूरे प्रोसेस में। द अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरुविक एसिड। तो जो दूसरी हमारी एटीपी होती है वो कब उसका यूज किया जाता है या रिलीज हो रही होती है, जब कन्वर्जन हो रहा होता है आपका पीईपी टू पायरुविक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। इनिशियली हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज करे, देन फिर आपका 2 मॉलिक्यूल्स और हमने क्या करा, रिलीज कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट में एटीपी रिलीज हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, अभी हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, राइट। कैन यू देन कैलकुलेट, वही पूछा गया है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सारे क्वेश्चंस कि कितने एटीपी बने आपके, कितने यूटिलाइज करे, तो ये सारी चीजें हम अभी डायग्राम से समझने वाले हैं, राइट। द पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड। तो जो एंड में जो हमारा ग्लूकोज था, हमने उसका ब्रेक डाउन करा रहे थे, ब्रेक डाउन करा के हमारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। ब्रेक डाउन किस में हो रहा था, 3 मॉलिक्यूल, हम 2 मॉलिक्यूल बना रहे थे, 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड। तो ये जो पायरुविक एसिड होता है ये आपका एंड प्रोडक्ट होता है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, और इसका जो फेट होता है वो आपकी सेल्यूलर नीड्स पे डिपेंड हो रहा होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, aerobic respiration. तो जो हमारा मैंने बताया आपको, जो पायरुविक एसिड हमारा बना उसका फेट आपकी सेल्यूलर नीड पे डिपेंड होता है, तो वही बताया क्या क्या 3 वो तरीके हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका, राइट, एरोबिक रेस्पिरेशन और आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये सारे 3 जो हमारे मेजर हमारे हैं चीजें, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे पायरुविक एसिड का हम फेट देखते हैं, राइट। द फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट
यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट कौन सा होता है? यीस्ट होता है, जहां पे आपका फर्मेंटेशन देखा जाता है। ये सब आपने पढ़ा भी हुआ है, राइट। For the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O, however, organism adopt Krebs cycle, which is also called aerobic respiration. This require O2 supply. अब देखो, मैंने बताया आपको ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था। ग्लाइकोलिसिस में हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे थे ग्लूकोज का विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे बोला है कि अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखना है ग्लूकोज का, तो लिखा हुआ है ना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 और H2O में, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रेब्स साइकिल, राइट, जो कि रिक्वायर करता है आपका O2 सप्लाई, वही बताया गया है, राइट। अभी देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। जो मैं डायग्राम की बात कर रही थी, देखो यहाँ पे ये पूरा जो डायग्राम है आपका ग्लाइकोलिसिस को दिखा रहा है। अब मेरे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा वन बाय वन कि मैम क्या क्या स्टेप्स की बात कर रही थी। देखो, ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन किया किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो आपके पास एक ATP यहाँ पे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर ग्लूकोज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका बन रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आपका आइसोमराइजेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, राइट। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये अभी हमने NCERT की लाइन में पढ़ा था कि अगर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बिस फॉस्फेट में, तो फिर से आपका ATP का यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे एक ATP इधर यूटिलाइज हो रहा है, एक ATP इधर यूटिलाइज हो रहा है। देन फिर 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरल ट्रायोस फॉस्फेट में, या फिर आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम देख रहे थे कि NAD का कहाँ पे NAD आपका रिलीज हो रहा है, वो देखते हैं। पहले तो हमने ATP का यूटिलाइजेशन कर लिया, अब हम देख रहे हैं कि NAD कहाँ पे रिलीज हो रहा है, राइट। तो देखो, जब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यहाँ पे आपका NAD रिलीज हो रहा है। देन फिर ये कन्वर्ट हो रहा है ट्रायोस फॉस्फेट में, यहाँ पे आपका ATP रिलीज हो रहा है। फिर ट्रायोस फॉस्फेट आपका फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे H2O का रिलीज हो रहा है। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। जब PEP मैंने बताया था कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, PEP क्या है आपका? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अगर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी आपका ATP का एक यूटिलाइजेशन होगा। तो कितने कितने ATP यूटिलाइज हुए, कितने रिलीज हुए और कितने NADH रिलीज हुए, वो सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। समझते हैं कि गेन पर ग्लूकोज आपका कितना हो रहा है, और हमने ये मल्टीप्लाई 2 करा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है? क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे बना रहे हैं किसके? पायरुविक एसिड के। हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड हमारा ग्लूकोज होता है, उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें? 3 मॉलिक्यूल ऑफ अपने पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इसलिए मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे 2 किया गया है। तो देखो 4 ATP हमारे यहाँ बने, एक हमारा इधर रिलीज हो रहा था, एक इधर रिलीज हो रहा था। आपको दिख रहा हो तो कि एक आपका इधर रिलीज हो रहा है, एक इधर रिलीज हो रहा है। तो 2 ATP हमारे रिलीज हो रहे हैं, इंटू 2 किया तो 4 ATP आपके हो गए। और इनिशियली हम 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे, तो हमारा नेट कितना ATP इधर पे बना? इधर पे हमारा नेट बना 2 ATP। क्यों माय डियर स्टूडेंट? 2 तो हम यूटिलाइज ही कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, एक इस स्टेप में 2 यूटिलाइज कर लिए। देन हमारे 2 इधर रिलीज हो रहे हैं, तो रिलीज हो रहे हैं इंटू 2 करेंगे, यानी कि 4 ATP माइनस 2 ATP, 4 रिलीज हो गए और 2 हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो नेट हमारे कितने ATP यहाँ पे यूज हो रहे हैं? 2 ATP। तो और इनडायरेक्टली कितनी हम एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो वो हम NADH की हेल्प से देखेंगे कि 2 NADH हमारे रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे एक इधर रिलीज हो रहा था हमारा, राइट, यहाँ पे एक रिलीज हो रहा है, 2 NADH रिलीज हो रहे हैं। तो 2 NADH रिलीज हो रहे हैं, तो एक NADH से 3 हम ATP बना रहे होते हैं। ये NCERT में लिखा हुआ है कि एक NADH से हम 2 ATP बना रहे होते हैं। 2 NADH हमारे निकल रहे हैं, क्योंकि इधर देखो NADH इस वाले यहाँ पे निकल रहा है, इस वाले स्टेप में इंटू 2 करेंगे तो 2 NADH हो गए। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि एक NADH से
हमारे कितने 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहे होते हैं, तो 2 NADH 6 ATP। ये हम ATS में देखेंगे ये चीजें कैसे हो रही होंगी। तो नेट तो हमारा 2 ATP आपको समझ में आया होगा, यहाँ से 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल हमारे कितने ATP बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से, हमारे बन रहे हैं 8 ATP। जो ये हम बोलते हैं ना 38 ATP बन रहे होते हैं हमारे, पूरे रिलीज हो रहे होते हैं। उसको कैसे कैसे देखेंगे, यहाँ पे तो आपने देख लिया कि 2 रिलीज हो रहे थे, 2 आपके यूटिलाइज हो रहे थे, 4 आपके रिलीज हो रहे थे, तो 4 - 2 = 2 ATP। और इनडायरेक्टली हमने देखा कि 1 NADH हमारा यहाँ पे रिलीज हो रहा है, बट हम इंटू 2 करेंगे तो हमारे 2 NADH हो जाएंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे 3 से, क्योंकि हमारा 1 NADH बना रहा होता है 3 ATP, तो 2 NADH है यहाँ पे, तो कितने बनाएगा 6 ATP। 6 ATP + 2 ATP कितना हो गया आपका 8 ATP हम टोटल काउंट कर रहे होते हैं। बट अगर हमें देखना हो तो वो हमारा इधर पे 2 ATP होता है, अगर टोटल देखेंगे तो वो आपका 8 ATP होता है, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस आपको सारा समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस। जितने भी ये स्टेप्स हैं कि कितने ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने आपके रिलीज हो रहे हैं NADH, ये सारा आपको लिख लिख कर देखना पड़ेगा, ऐसे आपको याद नहीं होंगी चीजें, राइट। तो फर्मेंटेशन पे आते हैं कि फर्मेंटेशन में हमें क्या पढ़ना है। In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by set of reaction where pyruvic acid is converted into CO2 and ethanol. My dear student, ये आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी फर्मेंटेशन में आपका CO2 का रिलीज हो रहा है। तो ये याद रखेंगे कि इन फर्मेंटेशन यीस्ट में अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है किसका, आपके ग्लूकोज का, जो कि अचीव कर रहे होते हैं एनारोबिक कंडीशन में सेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू, जिसमें हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, CO2 एंड इथेनॉल में। अभी हम देख रहे थे कि जो फेट है हमारा, जो पायरुविक एसिड आया, तो उसका बताया कि वो सेल्यूलर नीड पे डिपेंड करता है। तो वही चीजें देख रहे हैं कि यीस्ट में देखा जाता है इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है हमारा किसका, ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज दीज रिएक्शन। तो जो एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं यहाँ पे कि जो पायरुविक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का हम अंडर एनारोबिक कंडीशन में, जिसमें हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 और इथेनॉल में। इसमें कौन कौन से आपके एंजाइम्स हैं, इसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज यूज हो रहा होता है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा होता है। द अदर organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid। हमने देखा कि पायरुविक एसिड का फेट क्या है, पहले तो हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, CO2 और इथेनॉल में। ये हमने देखा किसमें, यीस्ट में। फिर अगर हम डिफरेंट बैक्टीरिया में अगर देखें तो लैक्टिक एसिड हम ले रहे होते हैं पायरुविक एसिड से। तो ये सारी चीजें फर्मेंटेशन में हम देख रहे होते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर नोन शोन करे गए हैं 12.2 फिगर में। इन द एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज when the oxygen is inadequate for the cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. The reducing agent is NADH H+, which is reoxidized into Na+ in both the processes। तो जब आप विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में, राइट। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। देन इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज्ड, नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है कि पायरुविक एसिड को हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, या फिर इथेनॉल, और आपका किसमें CO2 में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं रिलीज हो रही होती है। 7% बोला गया है कि एनर्जी हमारी रिलीज होती है। लिखा हुआ है कि लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट
और जो ये सारी एनर्जी है इसको हम ट्रैप नहीं कर रहे होते हैं, वही बताया गया है। ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हैजार्डियस, आइदर एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस। हम क्या देख रहे हैं, हम ब्रेक डाउन कर रहे थे तो हमारा क्या था, इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस हो रहा था। एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिखा रहा है, तो ये इसमें हमारा एसिड अल्कोहलिक, अल्कोहल है तो एसिड है, तो ये हैजार्डियस प्रोसेस होता है। व्हाट इज द नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज्ड, कैलकुलेटेड हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्टेड number of ATP utilized during glycolysis when molecules of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol release about 13%. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जैसे 7% बताया कि 7% आपका एनर्जी रिलीज हो रही है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यीस्ट अपने आप को डेड कर लेगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ जो आप अल्कोहल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल और CO2 में, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो देखा जा रहा है, अगर 13% अमाउंट में अल्कोहल रिलीज हो जाए तो वो एसिडिक हो जाएगा यीस्ट के लिए, यीस्ट की बॉडी डेड हो जाएगी, वही बताया गया है। What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that naturally fermented? How do you think alcoholic beverages of alcohol contain greater than this concentration? अभी यहाँ पे NCERT में 13% का बताया कि अल्कोहल का अगर 13% में अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, 13% उसका कंसेंट्रेशन हो जाए अल्कोहल का, यीस्ट में हो रहा था ये वाला प्रोसेस, तो यीस्ट डेड कर जाएगा। तो आपसे ये MCQ में क्वेश्चन परसेंटेज वाइज दे के भी पूछ लिया जाएगा, राइट। What then is the process by which organism can carry out these oxidation of glucose, extract the energy store to, give me a minute, store to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular metabolism. In eukaryotes, these steps takes place within mitochondria. This requires aerobic respiration, is the process that lead to complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and release of CO2, water, large amount of energy in the substrate. This type of respiration most common in higher organism. We will look at the process in the next section. तो ये बोल रहे हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं उसमें कैसे आप एनर्जी डिराइव कर रहे होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसमें आप एनर्जी डिराइव कर रहे होते हैं थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से, जिसमें हम ऑक्सीजन का भी यूज कर रहे होते हैं, राइट। तभी वो कहला रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जिससे हम एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। और ये वाली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये आपका हायर प्लांट्स में देखा जाता है, राइट। तो हम अभी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं ये वाला डायग्राम, इसमें क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड आ रहा था, तो जो ये सारे डायग्राम दिखाया हुआ है ये पायरुविक एसिड जो हमारा बना था, तो हम पायरुविक एसिड का फेट देख रहे थे। तो फेट में आपने क्या देखा कि या तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और या फिर वो इथेनॉल या फिर अल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही डायग्राम में बताया गया है कि मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने देखे कि विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से किस तरीके से आपका पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, जो कि हम विग्रस एक्सरसाइज जब करते हैं तब देखा जाता है। और ये हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन का कि पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट होता है किस में, ये कन्वर्ट हो रहा होता है आपका इथेनॉल और CO2 में, राइट। तो ये डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अभी देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को कि कैसे बताया गया है आपको, राइट। तो चलो अब पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी तो ETS भी आपको पढ़ना है, राइट, और आपको क्या TCA साइकिल भी पढ़नी है, तो इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट आपको आज पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, आपका वन शॉट में कवर करना है। तो मेरे साथ ध्यान से सुनिए और समझिए सारी चीजें, राइट। For the aerobic respiration to takes place within mitochondria, the final product of the glycolysis, pyruvate, is transported from cytoplasm to the mitochondria. तो ये बोल रहे हैं जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा कि पायरुविक एसिड बन रहा था, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था ग्लाइकोलिसिस।
तो जो ये आपका पायरुविक एसिड था, तो ये ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। ये क्रूशियल इवेंट्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के। क्या क्या है? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हम करवा रहे हैं किसका? पायरुवेट का, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आएंगे। यहाँ पे वही बताया गया है, और ये 3 स्टेप ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, ऐसे सिंगल स्टेप में नहीं होता है। द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स remove as a part of hydrogen atoms to molecule with simultaneous synthesis of AT। ये ETS की बात करी गई है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो ये जो लाइन्स है आपको डायग्रामेटिक वाइज जब मैं समझाऊंगी तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट। What is interesting to note that it is the first process takes place in the matrix of mitochondria while second process located in the inner membrane of the mitochondria। तो जो आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सेकंड प्रोसेस, जो सेकंड लाइन है, उस वो बात हो रही थी उसमें ETS की, वो आपका कहाँ पे होता है? वो आपका होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक catabolism of carbohydrate in the cytosol after it enters mitochondrial matrix undergo oxidative decarboxylation by complex set of reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenase। समझते हैं इसे क्या है, राइट। बोला गया है कि जो पायरुवेट है जो कि फॉर्म्ड किया हमने ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसोल, एंटर कर जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर वो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट dehydrogenase, right। Then the reaction catalyzed by pyruvic dehydrogenation require the participation of several coenzyme including NAD and coenzyme। तो जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस का हेल्प ले रहे हैं। उसके लिए उसको सेवरल को पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस को ही सेवरल एंजाइम्स चाहिए होंगे, कोएंजाइम चाहिए होंगे, जो कि NAD है और NAD+ एंड कोएंजाइम ए है। वही चीजें बताई गई हैं। देखो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए, इसको हम लिंक रिएक्शन भी कह रहे होते हैं कि किस तरीके से ये लिंकिंग हो रही है। जो हम एसिटाइल कोएंजाइम बना रहे हैं ये लिंक कर रहा होता है डिफरेंट आपकी साइकिल्स में, इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शन भी करते हैं। जो हम पायरुविक एसिड लाए, अभी मैंने बताया कि उसे कोएंजाइम चाहिए होगा, NAD+ चाहिए होगा, और ये सारी रिएक्शन कौन फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस Mg+2 का भी हेल्प ले रहा है, जिससे हम बना रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम और CO2 NADH रिलीज हो रहा है और H+ आपका रिलीज हो रहा है, राइट। तो समझे आपके पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस किस तरीके से पायरुविक एसिड और कोएंजाइम को कन्वर्ट कर रहा है आपका एसिटाइल कोए में, और रिलीज हो रही है आपकी CO2 एंड NADH और H+। यस, ड्यूरिंग दिस process 2 molecule of NADH is produced from the metabolism of 2 molecule of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis। तो अगर 2 molecules of NAD आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे 6 ATP लिखा हुआ है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल NADH रिलीज हो रहे हैं तो आपके कितने ATP बनेंगे? 6 ATP। अभी बताया कि एक NADH से आप 3 ATP बना रहे होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH अगर यहाँ रिलीज होंगे तो यहाँ पे 6 ATP बनेगा। वहां पे हमारे 8 ATP बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे 6 ATP बन रहे हैं, राइट। आगे चल के देखेंगे कि 24 ATP कहाँ पे बनते हैं, तो उससे हमारे 38 ATP हम बना रहे होते हैं। ये लाइन आपने बहुत सुनी होती है, राइट। द एसिटाइल कोए देन एंटर अ कैटालिटिक पाथवे tricarboxylic acid cycle, more commonly called Krebs cycle, after scientist Hans Krebs first elucidated it, right। elucidate किया था पहली बार किसने? हेंस क्रेब ने। तो जो ये हमारा एसिटाइल को बना, तो ये हमारा कौन सी साइकिल में जाएगा? फर्दर जो हमारे स्टेप्स फॉलो होंगे ताकि हमारी ATP रिलीज हो सके, ये हमारा क्रेब साइकिल में जा रहा होता है, राइट। तो समझा आपने ये एरोबिक साइकिल सारा हमने एरोबिक साइकिल समझा। अभी हमें देखना है TCA साइकिल और क्रेब साइकिल, राइट।
तो टीसीए साइकिल पे आ जाते हैं हम, राइट। टीसीए साइकिल पे अब हम आ जाते हैं आपकी कि टीसीए साइकिल में आपका क्या हो रहा है। तो जो हमने ऐसी लिंकिंग रे अभी तक हमने क्या देख लिया, नॉर्मली हमने सारा पढ़ा थ्योरेटिकली कि क्यों प्लांट ब्रीथ कर रहे होते हैं, क्या क्यों उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, क्या रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इंटरकनेक्टेड है, ग्लाइकोलिसिस का देख लिया, स्टेप्स पढ़ लिए, फिर पायरुवेट का फेट देखा हमने, जो हम पायरुविक एसिड बनाया कि कौन कौन सी फर्मेंटेशन में वो जा रहा था, राइट, कौन कौन सी फर्मेंटेशन में जा रहा था। देन हमने देखा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम वहां पे देख रहे थे, राइट, वो सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने लिंकिंग रिएक्शन देखी कि कैसे एसिटाइल कोए बना, हमने पायरुविक एसिड के साथ कोएंजाइम आया, उसने एसिटाइल कोएंजाइम बनाया। तो जो ये एसिटाइल कोएंजाइम था ये कैसे हमारा क्रेब्स साइकिल में काम कर रहा होता है वो हम अब देखेंगे, राइट। चलो देखते हैं कि टीसीए जो हमारी साइकिल है स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। ये सारी चीजें भी आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं, कि किस तरीके से आपका कंडेंसेशन हो रहा है एसिटाइल ग्रुप का। TCA cycle start with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। तो citric acid कैसे बन रहा है, कैसे हम एसिटाइलेशन हम कर रहे हैं, हम कंडेंसेशन कर रहे हैं एसिटाइल ग्रुप का, वो सारा हम डायग्राम में समझेंगे, राइट। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज। तो ये कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है सिट्रेट सिंथेस, राइट, और रिलीज हो रहा है हमारा कोएंजाइम ए। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज इनटू आइसोसिट्रेट। तो जो आपका सिट्रेट होगा वो आइसोमराइज्ड हो जाएगा किस में, आइसोसिट्रेट में। जैसे मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स पहले पढ़वाए थे एनसीईआरटी से, फिर समझाए थे तो आप समझ गए थे, वैसे ही मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स रीड करूंगी, देन हम डायग्राम की हेल्प से सब कुछ समझेंगे, राइट। It is followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to formation of alpha ketoglutarate acid। यहाँ पे देखो सारा स्टेप्स ये दिखाए गए हैं, राइट। रुको समझते हैं क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने करा कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एंड वाटर फॉर्म हुआ जिसने बनाया आपका सिट्रिक एसिड, राइट। देन आपका जो रिएक्शन था कैटलाइज कर रहा था सिट्रिक एसिड सिंथेटेस, यहां से देखो, ठीक है। फिर जो सिट्रेट जो हमारा बन रहा था वो आइसोमराइज किस में हो रहा था, आपका आइसोमराइज हो रहा था आइसोसिट्रेट में। ये जो प्रोसेस है ये 2 सक्सेसिव स्टेप में फॉलो होता है डीकार्बोक्सिलेशन के, जिसमें फॉर्मेशन हो रहा होता है आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये अभी समझाती हूँ, पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आपके स्टेप्स हैं, राइट। इन द रिमेनिंग स्टेप्स of citric acid cycle the succinyl CoA is oxidized into oxaloacetic acid following the cycle to continue। तो जब जो आपका रिमेनिंग स्टेप होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, तो सक्सिनाइल जो CoA होता है वो आपको ऑक्सीडाइज किस में हो रहा होता है, वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। देन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। ये सारी चीजें आपको मैं समझा सकती हूँ, याद आपको खुद ही करनी है क्योंकि बहुत सारे आपके स्टेप्स हैं सारे प्रोसेसेस में, कहाँ पे GTP रिलीज हो रहा है, कहाँ पे NADH रिलीज हो रहा है। तो ये लिख लिख कर माय डियर स्टूडेंट आप याद करें स्टेप्स में कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है ATP का। तो ये लिख कर याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनाइल CoA का इनटू सक्सिनिक एसिड तो एक GTP का सिंथेसिस हो रहा है। देन दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि डायरेक्टली आपका यहाँ पे GTP प्रोड्यूस हो रहा है, कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता है उसे कुछ और कहा जाता है, कमेंट में बताओ क्या कहा जाता है। अगर हम डायरेक्टली GTP फॉर्म करते हैं या ATP तो उसे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है और ये MCQ में पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखें, राइट।
In coupled reaction of GTP is converted into GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also, there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADHH plus and 1 point where NaFAD plus is reduced to FADH2. तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे 3 पॉइंट्स हैं साइकिल में जहां पे NAD प्लस हमारा रिड्यूस हो रहा है किसमें, NADH प्लस, और आपका एक पॉइंट है जहां पे FAD प्लस आपका रिड्यूस हो रहा है FADH2 में। अभी देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए वाया TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of cycle। तो जो आपका ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर आपको कराना है किसका, एसिटाइल कोए का, थ्रू TCA साइकिल, तो ये चाहते हैं कि रिप्लेनिशमेंट भी होता रहे किसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, जो कि फर्स्ट मेंबर है आपका किसका, इस साइकिल का, ताकि अच्छे से चीजें चल सकें, राइट। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD FAD प्लस फ्रॉम द NADH एंड FADH2 रेस्पेक्टिवली। ये रीजनरेशन भी होता रहे किसका, NAD प्लस का, FAD प्लस का, ताकि कहां से, NADH से FADH2 से, यानी कि NAD प्लस हम कहां से रीजनरेट करते रहे, NADH से, FAD प्लस किससे करते रहे, FADH2 से, वो बताया गया। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटन एज फॉलोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पायरुविक एसिड और हमारे 4 NAD प्लस यूज कर रहे हैं, FAD प्लस यूज कर रहे हैं, H2O कर रहे हैं, ADP कर रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, और उससे हमारा क्या बन रहा है वो देखेंगे कि हमारे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन रहे हैं, 4 NADH प्लस बन रहे हैं, 4 H प्लस बन रहे हैं, और FADH और ATP यहाँ पे बन रहा है। ये सारे स्टेप्स लिख लिख कर देखोगे तो याद हो जाएंगे। देखो आओ समझते हैं कि पायरुवेट था हमारा, तो पायरुवेट से हमने एसिटाइल कोई एंजाइम बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। फिर इधर सिट्रिक एसिड बना जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद यहाँ पे देखो NADA प्लस का हम रिलीज करा रहे हैं, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो रहा है सिट्रिक एसिड। तो ये याद रखें 5 कार्बन कंपाउंड पूछ लिया जाएगा कहाँ पे, कि 5 कार्बन कंपाउंड हमारा TCA साइकिल में कौन सा है, वो है हमारा अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो NADH का भी रिलीज हो रहा है, देन ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा किस में, सक्सिनिक एसिड में, यहाँ पे भी आपका NADH का रिलीज हो रहा है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से भी कितनी हम एनर्जी या ATP आपके रिलीज हो रहे हैं, राइट। देन सक्सिनिक एसिड आपका भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सारे स्टेप्स लिख लिख कर देखो, सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको बनाओ, क्योंकि देखो सारे तो 4 मॉलिक्यूल 4 कार्बन कंपाउंड है जितने भी हम बात कर रहे हैं, आइदर इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, बट जो आपका अल्फा ग्यूटेरिक एसिड है, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड, वही है 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये याद रखना, MCQ में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन देखते हैं। अगर ATP का यूटिलाइजेशन देखो तो यहाँ पे 3 NADH यूज हो रहे हैं, एक इस स्टेप में, एक इस स्टेप में, एक आपका इस स्टेप में, तो 3 आपके NADH यूज हो गए। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 3 × 2 × 6 NADH और 6 × 3 18 ATP हमने यहाँ से बना लिए, राइट। ये सब समझ में आया। फिर 1 × 2 फॉर, यहाँ पे देखो 1 FADH बन रहा है, 1 FADH इधर बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 4 बने क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा हमने। देन एक आपका ATP बन रहा है, इधर देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। और FAD देखो इधर बन रहा है, एक FAD की हम बात करें तो एक FAD इधर बन रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो यहाँ पे 4 हो गया आपका। एक ATP बन रहा है, देखो GTP इधर बन रहा है एक, गिव मी अ मिनट, इधर आपका GTP बन रहा है। तो देखो 6 NADH हो गए आपके, 2 FADH2 हो गए, और आपके 2 ATP हो गए।
एक ग्लूकोज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारे कितने हो गए, 18 तो हमारे यहां से हो गए, 4 यहां से हो गए, 2 यहां से हो गए, तो 18 4 2 कितना हो गया हमारे 24 एटीपी हो गए। 8 एटीपी तो हम कहाँ पे बना रहे थे, ग्लाइकोलिसिस में बना रहे थे, लिंक रिएक्शन में 6 बना रहे थे, यहाँ पे 24 बना रहे हैं एटीपी। तो 38 वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया आपका, आपका आया कि 24 इधर से, यहाँ से क्रेब्स साइकिल से 24 एटीपी, 6 एटीपी आपके कहां से, लिंक रिएक्शन से हो गए 38 एटीपी आपके, हम बात कर रहे थे किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, तो हो गए आपके 38 एटीपी। तो देख लो 8 एटीपी हमारे ग्लाइकोलिसिस से, 24 हमारे क्रेब्स साइकिल से, 6 हमारे लिंक रिएक्शन से, तो हो गए ना आपके 38 एटीपी, राइट। तो ये याद रखो, ये वाली चीज याद रखो, इस तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी चीजें सारी कि कैसे कैसे ये स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कितने कितने एटीपी आपके बन रहे हैं, सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे। अभी तक ग्लाइकोलिसिस में समझा, लिंक रिएक्शन में समझा, देन हमने क्रेब्स साइकिल में समझा, राइट। तो चलो आगे देखते हैं, अब आगे क्या पढ़ना है हमें। We have till now seen that the glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH plus 2 FADH2। यही वाली बातें जो सारी हम कर रहे थे, सारी चीजें आपने देख ली हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, राइट। Right, 2 of FADH2 has been synthesized, just 2 molecules of ATP in TCA cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into a picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH plus FADH2 that is synthesized? ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी कि किस तरीके से हो रही हैं। And is synthesized. Let us now understand the role of O2 in the respiration, how ATP is synthesized. तो O2 का कहाँ रोल है, O2 एज ए एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि हम ETS में देखेंगे, वही सारी बातें हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस वाले जो प्रोसेस है पूरा, इसमें हम समझेंगे कि ऑक्सीजन का क्या रोल हो रहा होता है, राइट। तो ये वाली चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से रोल कर रहा है ये, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट। देन उसी तरीके से ये सारे हमने पॉइंट्स देखे और किस तरीके से एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो देखा। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का क्या रोल है, राइट। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या रोल है, ईटीएस में कैसे वो हेल्प कर रहा है, राइट। तो चलो समझते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH प्लस एंड FADH2। जो भी स्टेप्स हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस के, जिसमें हम रिलीज या यूटिलाइज कर रहे हैं अपने NADH को, FADH को, कैसे वो फर्दर आगे प्रोसेस होंगी चीजें वो देखते हैं, राइट। दिस अनकम्प्लीट व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम and the electron are passed to O2 resulting in the formation of H2O। तो जब ये ऑक्सीडेशन होगा इन सब का, किसका, NADH का, FADH2 का, थ्रू ETS, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो O2 आपका एक्सेप्ट करेगा, वही सारा जो प्रोसेस है वो हम इसमें देख रहे होंगे, राइट। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another called electron transport system। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट कैरियर, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, साइटोक्रोम बी और भी बहुत सारे 5 आपके होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये अभी आगे बताऊंगी इसमें। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन होता है यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो जो कहाँ पे हो रहा होता है ये अभी हमने देखा भी था जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, वहां पे एक लाइन आई भी थी कि जो ETS होता है वो कहाँ पे होता है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, ये अभी डायग्राम समझेंगे, पहले लाइनें समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड
in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम NADH से इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वो ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल उसे ऑक्सीडाइज कौन कर रहा होता है? उसे ऑक्सीडाइज कर रहा होता है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेस। माय डियर स्टूडेंट, ये एंजाइम याद रखने पड़ेंगे आपको क्योंकि यही पूरी साइकिल को रन कर रहे हैं, राइट। एंड द इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसफर्ड टू यूबिक्यूनिन लोकेटेड विद इन इनर मेम्ब्रेन। ये एक और आपका मोबाइल कैरियर है यूबिक्यूनॉन, जो कि आपका 1 कॉम्प्लेक्स से 3rd कॉम्प्लेक्स पे आपके इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा होता है, राइट। यूबिक्यूनॉन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2 that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle। तो जो यूबिक्यूनॉन होता है आपका वो रिसीव कर रहा होता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH2 से, जो कि जनरेट हुए थे आपके कहाँ पे? जब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था किसका? सक्सिनेट का, ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट। दिस रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन या यूबिक्यूनॉल इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1। पहले तो यूबिक्यूनॉन किधर ट्रांसफर करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में। देन ये लोग बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स C से कॉम्प्लेक्स BC1 जो कि 3rd कॉम्प्लेक्स है, वही बात जो मैंने आपको बताई। साइटोक्रोम C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane, act as mobile carrier for the transfer of electron between complex 3rd and 4th। तो जो कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th है उसमें जो ट्रांसफर कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन होता है? वो होता है आपका साइटोक्रोम C, जो कि एक स्मॉल प्रोटीन है, अटैच है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन से। यही लाइनों में बताया गया है कि कैसे कैसे डिफरेंट मोबाइल कैरियर्स होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो आपके ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसको? आपके इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें वही सारी चीजें हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स 4th refer to cytochrome C oxidase complex containing cytochromes A and A3 and 2 copper center। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है MCQ में कि जो कॉपर सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है आपका कॉम्प्लेक्स 4 में। देखो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, जो कि कंटेन कर रहा होता है क्या क्या? आपका साइटोक्रोम A and A3 जिसके पास कॉपर सेंटर होते हैं, राइट। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in a electron transport chains, they are coupled to ATP synthase, जो कि कॉम्प्लेक्स 5th है, for the production of ATP from ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है एक टाइम आता है कि कॉम्प्लेक्स 5th पे आ जाते हैं जिसके पास ATP सिंथेस एक्टिविटीज होती है, जिसमें ATP का सिंथेसिस हो रहा होता है, वही यहाँ पे बताया गया है। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। आ गई NCERT की लाइन जो मैं बता रही थी आपको कि आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH कितना ATP बना रहा होता है? वो बना रहा होता है 3 ATP। वही बात यहाँ बोली गई है। while that of 1 molecule of FADH2 प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो जो आपका FADH2 होता है वो बना रहा होता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। वही लाइनें यहाँ पे बताई गई हैं। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen the limited to terminal stage of this process, right। देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें डिमांड हो रही होती है किसकी? ऑक्सीजन की। ये ऑलरेडी हमको पता है, राइट। Since it drives the whole process by removing hydrogen from the system, oxygen acts as the final hydrogen acceptor, unlike the phosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। मतलब जो आपका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन हो गए या फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा होता है? एंड में उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है आपका ऑक्सीजन। वही यहाँ पे बताया गया है।
और एक ग्रेडियंट, जब देखो ऐसे रिलीज हो रहा होगा तो एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट, वही बोला गया है। In the respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is for the reason that process is called oxidative phosphorylation. जो ये oxidation reduction हो रहा है या प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, इसी वजह से इसको बोला है हमने oxidative phosphorylation. You may have already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthesis explained by chemo ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन अर्लियर चैप्टर, जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है वहां पे भी आपने कीमो ऑस्मोटिक जो आपका ये हाइपोथेसिस है वहां पे भी ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो रहा था, वो आपने उस चैप्टर में देखा है, वही बोल रहे हैं ये। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस सिंथेसिस। तो मैंने बताया आपको जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है उस पे एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी एटीपी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 कहलाता है एटीपी सिंथेस, राइट। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट दैट इज F1 एंड F0. F1 headpiece is the peripheral membrane protein complex contains site for the synthesis of ATP from an ADP inorganic phosphate. और जो आपका F0 होता है वो क्या होता है, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म्स चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। अभी समझाती हूँ डायग्राम से। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. means जो भी ये आपका ATP सिंथेज होता है कॉम्प्लेक्स 5, इसके पास 2 यूनिट्स होती हैं F1 एंड F0। तो जो F1 होती है वो क्या होती है, वो आपकी पेरिफेरल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपकी हेल्प कर रही होती है किसमें, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। जो F0 होती है वो इनर इंट्रीगल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी चैनल बना रही होती है, जिसके थ्रू आपके प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है थ्रू इनर मेम्ब्रेन। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट। F0 आपकी इंट्रीगल होती है, F1 आपकी हेड पीस होती है, जो कि पेरिफेरल लेयर पे प्रेजेंट हो रही होती है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, राइट। ये कहते हैं इसे each ATP produced 4H plus passes through F0. 4H plus आपके प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब कि फॉर ईच ATP प्रोड्यूस, जितने भी ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं पर्टिकुलर, तो आपके 4H प्लस पास कर रहे होते हैं कहां से, F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है आपका। अभी ये समझते हैं पहले, क्योंकि हमें ETS भी समझना है कि ETS किस तरीके से वर्क कर रहा है, अभी वो वाला डायग्राम भी आपको समझना है, राइट। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये किसका दिखाया हुआ है, ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है हम उसकी बात करते हैं कि उसको किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, क्या F1 होती है, क्या F0 यूनिट होती है, वो बताया गया है। तो देखो, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये हमारी, यहाँ पे हमारी F1 प्रेजेंट है, ये आपकी F0 प्रेजेंट है। तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि जो हमारी F1 होती है वो क्या होती है, हमारा होता है वो F1 हेडपीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। F1 हमारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारी पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, वही दिखाया गया है। जिसके पास क्या होता है, जिसके पास ATP प्रोड्यूस, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा होता है ATP का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ADP और PI यानी कि फॉस्फेट से आपका ATP बन रहा है, क्योंकि इसके पास साइट होती है ATP प्रोडक्शन की। कौन सी यूनिट के पास, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, F1 जो हमारी यूनिट है उसके पास। और जो हमारी F0 होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है, वो एक चैनल प्रोड्यूस कर रही होती है या ग्रेडियंट बना रही होती है, किसके लिए, देखो लिखा हुआ है F0 इज अ
is an integral membrane protein complex that forms channel through which protons cross the inner membrane space। तो ये प्रोटॉन के लिए ये ऐसे ग्रेडियंट बना रही होती है, राइट। तो समझ में आया होगा आपको कि F0 F1 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। F1 आपका प्रेजेंट है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये, और F0 है आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि चैनल बना रहा होता है जिसके थ्रू प्रोटॉन्स क्रॉस कर रहे होते हैं इनर मेम्ब्रेन को। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब ETS समझ लेते हैं एक बार कि ETS का हमारा डायग्राम था। ये देखो आपका ETS का प्रॉपर डायग्राम है। यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स दिखाए गए हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 है जिसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे होते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोल रहे होते हैं साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 2 को बोल रहे होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। कॉम्प्लेक्स 4 को बोल रहे होते हैं हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 आपका लास्ट दिखाया गया है। तो वही सारे स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से चीजें हो रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू डिफरेंट आपके जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं। यूबिक्विनोन आपका लेकर जा रहा है, यहाँ पे ATP सिंथेज इधर पे दिखाया गया है। तो ये डायग्राम अपने हाथों से आप बना के देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितनी भी हमने लाइनें पढ़ी इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इधर आपके H+ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 5 कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहले हमने देखा था कि 1 से 3 में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। कौन लेके जा रहा है? आपका यूबिक्विनोन लेकर जा रहा है, राइट। देन 3 to 4 में कन्वर्जन हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन का, आई मीन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और एंड में आपका ATP सिंथेसिस हो रहा है। ATP सिंथेसाइज हो रहा है किसकी हेल्प से? आपका कॉम्प्लेक्स 5 की हेल्प से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 कहलाया आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 साइटोक्रोम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 आपका साइटोक्रोम BC1, एंड आपका कॉम्प्लेक्स 4 है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और 5th हो जाएगा आपका ATP सिंथेटेज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन है लाइन बाय लाइन, जैसे जैसे मैंने समझाया कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे कैसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कैसे आपका यूबिक्विनोन या फिर यूबिक्विनॉल आपका कॉम्प्लेक्स 1 से 3rd पे लेके जा रहा है, देन 3rd से आपका 4th पे लेके जा रहा है। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है यही कहलाता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑल्सो आपका एंड में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है? ATP सिंथेज, जो कि आपका है कॉम्प्लेक्स 5, जिसकी 2 सब यूनिट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो आपकी होती हैं आपकी F1 एंड F0। F1 को हम क्या बोल रहे होते हैं? F1 को हम पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे होते हैं, और F0 को हम बोल रहे होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि आपका प्रोटीन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, उसका चैनल के थ्रू हेल्प कर रहा होता है पास होने में। देखो यहाँ पे सारी चीजें हमने समझी कैसे कैसे हो रही हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये चैप्टर, लिख के देखोगे, रिकॉर्डिंग बार बार देखोगे, समझ में सारी चीजें आपको आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो समझोगे चीजों को और लिख कर देखोगे, स्टेप वाइज बनाओगे, रिएक्शंस लिखोगे, एंजाइम समझोगे कि कहाँ कहाँ पे कौन से इन्वॉल्व है, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, राइट। देन समझते हैं हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। गिव मी अ मिनट, मैं जस्ट थोड़ा पानी पी लूं स्टूडेंट, गिव मी अ मिनट। ग्लाइकोलिसिस समझ लिया हमने, क्रेब्स साइकिल समझा, ETS समझा, लिंक रिएक्शन समझी। अब देखते हैं हमारा कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होती है, राइट। It is possible to make calculation of net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but reality this can remain only in theoretical exercise. These calculation can be made only on certain assumptions। मतलब जो भी हम ये देख रहे हैं कि जो ATP का नेट गेन हो रहा है कि हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली तो हम देख रहे हैं
कि ऐसे हो रहा है कि आपका हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना दिया, देन फिर उसका पायरुवेट का फेट देख लिया, फिर एसिटाइल कोए बनाया, फिर एसिटाइल कोए आपका क्रेब्स साइकिल में जा रहा था, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे, तो ये हमने थ्योरेटिकली देख लिया। बट रियलिटी ये नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि एक के बाद ये स्टेप्स हो रहे होते हैं, तो वही चीजें देख रहे हैं कि क्या है ये चीजें, कि मतलब कि ये चीजें नहीं हो रही हैं एक के बाद एक जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, बट हमने थ्योरेटिकली हमने कंसिडर कर लिया कि इस तरीके से चीजें आपकी हो रही होती हैं, राइट। There is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next with glycolysis, TCA, ETS pathway following after one another। हमने ये theoretically लिया है कि एक के बाद एक pathway follow हो रहा है, पर reality में ऐसा नहीं होता है। The NADH synthesis in glycolysis transferred into a mitochondria undergo oxidative phosphorylation. None of the intermediate in the pathways are utilized to synthesize other compound. Only glucose is being respired, no other alternative substrates entering in the pathway at any intermediate stage। तो ये जो theoretically हमने सारी चीजें लिखी, एक के बाद एक पाथवे फॉलो हो रहा है, हम इस तरीके से अपने पायरुविक एसिड से फेट देख रहे थे, एसिटाइल कोए हमारा क्रेब्स साइकिल में जाता है, ये सब theoretically देख रहे थे, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता है। देन but this kind of assumption are not really valid in living system। All the pathway work simultaneously, do not take place one after another। Substrate enter the pathway and withdrawn from it as and when necessary। ATP synthesized as and when needed। Enzymatic rates are controlled by multiple means, yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system at extraction, storing energy। Hence there can be net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule ऑफ ग्लूकोज। तो यही बातें बोली गई हैं कि तो थ्योरेटिकली आपने देख लिया कि एक के बाद एक रिएक्शन हो रही है आपकी, ग्लाइकोलाइसिस देख लिया, देन फिर आपने फेट देख लिया, फिर उसके बाद आपने क्रेब्स साइकिल देख ली, ETS देख लिया, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा होता है, सिचुएशन डिफरेंट हो रही होती है। और हमने एंड में ये भी देखा कि हमने 38 ATP बनाए। तो इसलिए जो ये एक्सरसाइज है रेस्पिरेटरी, जो हमारी शीट है बैलेंस शीट, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म हो रही है। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली partial breakdown of glucose, whereas aerobic respiration contains completely degraded into CO2 and H2O। तो जो फर्मेंटेशन है उसमें आपका पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा था, बल्कि जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा तो उसमें क्या था, आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का इनटू CO2, और हम वाटर बना रहे थे, वही बताया गया है। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड इनटू पायरुविक एसिड। जो हमारा फर्मेंटेशन था उसमें हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहे थे, जब हम किसका डिग्रेडेशन करा रहे थे, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में। As many more molecules of ATP are generated under aerobic respiration, but वही ATP का जो अमाउंट था वो बढ़ गया था आपका किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, राइट। NADH is oxidized into NAD plus rather slowly in fermentation। However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। जो ऑक्सीडेशन हो रहा था NADH का into NAD plus, वो स्लोली हो रहा था फर्मेंटेशन में, बट यही प्रोसेस आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें विग्रस होता है, ये बताया गया है, राइट। तो एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में समझेंगे, राइट। देख लेते हैं कि ये एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में समझेंगे कि क्या क्या है, अभी देख लेते हैं और क्या क्या हमें कवर करना है। एम्फीबॉलिक पाथवे, ग्लूकोज इज फेवरेबल सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। जो आपका ग्लूकोज है वो फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ऑल कार्बोहाइड्रेट यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर द यूज फॉर रेस्पिरेशन। अदर सबस्ट्रेट्स कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड
as has been mentioned earlier, but then they do not enter respiratory pathway at the first time. फिगर में ये बताया गया है, to see the points of entry of different substrate in respiratory pathway. Fats would be need to be broken down into glycerol and fatty acid first. तो ये बोल रहे हैं कि ग्लूकोज को ही हम ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, बट लेकिन डिफरेंट जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, उनको भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। वही बताया गया है, इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड बी फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू, डिग्रेड होंगे वो किसमें, एसिटाइल कोए में, एंड एंटर करेंगे पाथवे में। ग्लिसरॉल would enter the pathway after being converted into PGAL. The proteins would be degraded by proteases. आपने पढ़ा भी होगा जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन कौन करता है, प्रोटीएजेस। इसमें बताया गया है कि और कौन कौन से मॉलिक्यूल को हम यूज कर सकते हैं, राइट। द इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में भी वो कन्वर्ट हो रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेजेस within the Krebs cycle, even in pyruvate or acetyl CoA. Since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered as catabolic, and the respiratory pathway catabolic. But this is understanding is correct. We have discussed above at which points the respiratory pathway different substrate would be enter if they were respired and used to derive energy. तो मतलब एम्फीबॉलिक पाथवे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे कैटाबॉलिज्म भी आ जाएगा आपका, एनाबॉलिज्म। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, एनाबॉलिज्म मीन्स बन रहा है। तो वो दोनों चीजें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, और कैसे होता है अभी समझते हैं, क्यों रेस्पिरेशन को एक एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है, राइट। वही सब चीजें देखते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज that it is these very, give me a minute, what is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from respiratory pathway for the synthesis of the said substrates. Hence the fatty acids would be broken down to acetyl CoA before entering the respiratory pathway when it is used as substrate. तो वही बताया कि जो अगर हम फैट्स को हम यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन के लिए, तो वो किसमें, पहले ये फैटी एसिड किसमें ब्रेक डाउन होंगे, ये होंगे आपके एसिटाइल कोए में, तभी हम इनको यूज कर सकते हैं एज अ सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन, राइट। But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl CoA would be withdrawn from respiratory pathway for it. Hence the respiratory pathway comes into a picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of the protein 2, respiratory intermediate forms the link. The breaking down process within the living organism is catabolism and the synthesis is called anabolism. वही मैंने आपको बताया, घूम फिर के एनसीईआरटी में चीजें बोली जाती हैं, लाइन बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन मतलब वही है, जब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म, जब आप सिंथेसिस कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहला दिया जाएगा, आपका एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एक ही जगह हो रहा है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन को हम एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहते हैं, राइट। तो वही बताया गया है, बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। देखो जो मैंने बताया आपको वही है, इट वुड हैंस बेटर कंसीडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन कैटाबॉलिक वन, तो इसीलिए हम उसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहेंगे। वही चीज यहाँ पे बोली गई है, राइट। ये दिखाया गया है किस तरीके से फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इधर कार्बोहाइड्रेट का दिखाया गया है, राइट। प्रोटीन्स का दिखाया गया है किस तरीके से एसिटाइल कोए बन रहा है। तो इंटर रिलेशनशिप अमंग द मेटाबॉलिक पाथवेज दिखाई गई है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखाया गया है कैसे CO2 और H2O बन रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, इसीलिए हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे कहलाया क्या, एम्फीबॉलिक, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कैटाबॉलिज्म भी आ रहा है, एनाबॉलिज्म भी आ रहा है। कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, और आपका एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस भी हो रहा है
डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल्स का, तो दोनों एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आ गया, इसीलिए आपको एम्फीबोलिक क्या कहलाया, आपका रेस्पिरेटरी पाथवे, राइट। देन अब देखते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। Let us now look at the another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration, O2 consumed and CO2 released, the ratio of volume of CO2 evolved and the volume of O2 consumed in the respiration is called respiratory quotient or respiratory ratio. तो ये रेस्पिरेटरी जो आपका कोशेंट होता है या रेस्पिरेटरी रेशो, ये क्या होता है जी, कितने अमाउंट, कितनी वॉल्यूम ऑफ CO2 आपकी इवॉल्व हो रही है डिवाइडेड बाय आपका कितनी वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड हो रही है, इसी को कहते हैं हम रेस्पिरेटरी कोशेंट और या फिर हमारा रेस्पिरेटरी रेशो। द रेस्पिरेटरी कोशेंट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखो जो ये रेस्पिरेटरी कोशेंट है, जरूरी तो नहीं है ये सबका सेम रहेगा, जैसे जैसे आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, आइदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये वैसे वैसे डिफर कर रहा होगा, वही यहाँ पे बताया गया है। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, द RQ विल बी 1 बिकॉज द इक्वल अमाउंट ऑफ O2 एंड CO2 आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम रेस्पेक्टिवली। तो देखो अगर हम बात करें कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का देखें कि RQ कितना होगा, वहां पे CO2 और O2 इक्वल अमाउंट में यूज हो रही है, तो दोनों का कितना 6 है, तो ये 1 कहला दिया जाएगा आपका RQ, राइट। अगर हम यही चीज फैट के लिए देखें तो RQ लेस देन 1 आएगा आपका, जो कि शो हो रहा है यहाँ पे, राइट। ट्राइपाल्मिटिन एज अ फैट हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितना देख रहे हैं, 102 हमारा CO2 यूज हो रहा है, 145 आपका O2 कंज्यूम हो रहा है, तो 102 CO2 डिवाइडेड बाय आपका कितना 145 O2, तो आपका कितना आ जाएगा RQ फैट के लिए 0.7, जबकि कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका कितना आ रहा था 1 आ रहा था। तो ये समझ गए होंगे कि कितना CO2 आपका इवॉल्व हो रहा है और कितना O2 आपका कंज्यूम्ड हो रहा है। वही क्या कहलाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इनका जब हम रेशो देखेंगे यही कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट, राइट। वही बताया गया है कि द व्हेन द प्रोटीन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेशो आपकी आती है 0.9। What is important to recognize is that the living organism respiratory substrates are often more than one. Pure proteins, fats are never used as respiratory substrate. जो आपके प्योर प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ये रिकॉग्नाइज करना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोर देन 1 भी हो सकते हैं। जैसे डिफरेंट आपके हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, यहाँ पे आपने फैट ले लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, तो ये इनके अकॉर्डिंग आपकी रेस्पिरेटरी कोशेंट भी चेंज हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेशो भी चेंज हो रही है, क्योंकि CO2 O2 का जो अमाउंट है इवॉल्व्ड और कंज्यूम्ड का वो डिफर कर रहा है। तो आपने देख लिया कार्बोहाइड्रेट में RQ 1 आ रहा था आपका, प्रोटीन में आप फैट में आपका आया है 0.7, प्रोटीन में दिखाया गया है 0.9। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं 1 आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए, 0.7 आपका किसके लिए फैट के लिए देखा आपने, 0.9 आपने देखा प्रोटीन के लिए। तो ये याद रखो, ये भी MCQ में आपको मैचिंग के लिए दे दी जा सकती है। तो ये जितना भी सारा चैप्टर था आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, समझने वाला बहुत पार्ट है। रिएक्शन लिख कर देखो, याद करो सारे स्टेप्स, एंजाइम देखो कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो ये NCERT सिंप्लीफाइड आपको समझ में आया होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का अच्छे से सारी चीजों को समझिए माय डियर स्टूडेंट। अगला चैप्टर मैं फिर से लेकर आऊंगी NCERT सिंप्लीफाइड सीरीज में, ताकि आप लाइन बाय लाइन सारी चीजें समझ सकें, राइट। थैंक यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल बाय अनअकैडमी को। थैंक यू।